हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल काविस अकेडमी। एंड यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम एमएससी लाइफ साइंस 2017 पेपर सॉल्यूशन। ओके, तो ये पार्ट ए है। इस पार्ट ए के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 30। जैसा कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मैं आपको बता दूं, मेरे इस चैनल पे आपको 2019 का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लेना। एंड 2018 भी चल रहा है एंड 2017 भी चल रहा है, तो ऑल ओवर लास्ट 3 ईयर के पेपर मैंने मीन्स स्टार्ट करवा दिए। रही बात आपकी एग्ज़ाम की डेट की, तो आपकी एग्ज़ाम की डेट 2020 की जो एग्ज़ाम की डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। 5 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम है। तो वही चीज़ है कि एग्ज़ाम से पहले मैं आपको लास्ट 5 ईयर की पेपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगी। ओके, मेरी पूरी कोशिश है कि लास्ट 5 ईयर के एटलीस्ट आपको प्रोवाइड कराई दूँ, है ना। ना तो ऑल ओवर चीज़ यही होती है कि लास्ट 5 ईयर के पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि आपको पता चले कि एग्ज़ाम का पैटर्न, एग्ज़ाम का लेवल क्या है ना, कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या चीज़ होती है। एंड रही बात आपकी सिलेबस की, तो वो ऑलरेडी मैंने डिज़ाइन कर दिया है, तो उसकी वीडियो भी अवेलेबल है, तो आप उसकी वीडियो भी प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लेना। एंड रही बात आपके एग्ज़ाम पैटर्न की, तो आपको मैं बता दूँ 2020 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेंज हुआ है ना, टोटली चेंज हुआ है। तो वो एग्ज़ाम की वीडियो, पैटर्न की वीडियो भी मैंने बना रखी है, तो वही सिलेबस वाली वीडियो के अंदर आपको एग्ज़ाम पैटर्न मिल जाएगा, है ना। एंड रही बात आपकी पेपर की पीडीएफ की, तो वो भी आपको लाइक सिलेबस वाली वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको पेपर के पीडीएफ मिल जाएंगे। ओके, लास्ट 5 ईयर के। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 30 तक। ओके, एंड पार्ट ए में क्या होता है ना, मीन्स यहाँ पे आपके लाइक लाइफ साइंस के क्वेश्चन है, तो उसके अंदर आपको लाइक फिजिक्स के क्वेश्चन, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड लाइफ साइंस, इन सब के क्वेश्चन आपके आएंगे। वो भी आपके 12th लेवल की फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स आएगी, है ना। एंड जो लाइफ साइंस है वो तो आपकी आपकी लाइक ग्रेजुएशन लेवल है ना, थोड़ा सा हाई लेवल भी आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे वही चीज़ है कि अगर आप जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँगी, ऐसे मत सोचना कि अरे यहाँ पे फिजिक्स का क्वेश्चन आ रहा है, आगे केमिस्ट्री नहीं आएगा, या फिर आपका लाइक आगे लाइफ साइंस नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं है। क्वेश्चन रैंडम वाइज ही मीन्स ऐसे ही मीन्स फिक्स नहीं है कि अब 2 क्वेश्चन फिजिक्स के आए तो 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आएंगे, ऐसा नहीं है। रैंडम वाइज क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन कैसे भी आ जाएंगे, है ना। तो ऐसे डाउट में मत रहना कि अभी मैं स्टार्ट करूंगी पेपर, तो आपको लगेगा क्वेश्चन नंबर 1 to 8, तो वो फिजिक्स के क्वेश्चंस आपको फिजिक्स, रीजनिंग सब आ जाएंगे। तो फिर उसके बाद 9 क्वेश्चन से स्टार्ट होगा आपका लाइफ साइंस, है ना। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, 1 by 1 हम पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये पेपर कोड लिया है मैंने, पेपर कोड ए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट ए का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, अ फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ ग्रैंड मदर, father, mother, 4 sons and his wives and 2 daughter each of son, सारे सन की 2 डॉटर है। ओके, went to dine to in restaurant, how many female guests are दिया इन टोटल। ओके, तो यहाँ पे आपको फीमेल पूछा गया है। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर ये रही, फादर एंड मदर है। ओके, 4 सन है एंड 4 वाइफ्स है। ओके, एंड सारे सन की 2 डॉटर्स है ना। तो मीन्स 8 डॉटर। तो देखो फीमेल कितनी हो गई, 8 डॉटर, 4 वाइफ हो गई, एक एक की वाइफ है तो 4 वाइफ्स हो गई, एक मदर है एंड एक ग्रैंड मदर है ना। तो यहाँ पे टोटल कितना हो, 8 + 4 = 12, 12 + 1 = 13 एंड 13 + 1 = 14। तो टोटल 14 फीमेल्स आपको यहाँ पे है। तो यहाँ पे आंसर में टोटल फीमेल पूछा गया है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 14। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, 5 फ्रेंड जयंत, किशोर, प्रेम, रजत, सुरेश वॉज स्टैंडिंग इन अ रो। 5 फ्रेंड है एंड रो में खड़े हैं। ओके, जयंत वॉज स्टैंडिंग टू द इंटरमीडिएट लेफ्ट ऑफ रजत। तो जो जयंत है वो रजत के जस्ट लेफ्ट में ही खड़ा है ना। देखो स्टेप फर्स्ट में। नाउ सेकंड में क्या दे रखा है, प्रेम वॉज बिटवीन किशोर एंड सुरेश। जो प्रेम है वो किशोर एंड सुरेश के बीच में खड़ा है। तो ये कंडीशन ये भी हो सकती है, सुरेश यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है ना, ये 2 कंडीशन आ जाएगी ना। थर्ड कंडीशन क्या दे रखी है, सुरेश वॉज बिटवीन जयंत एंड प्रेम। जो सुरेश ही वो जयंत एंड प्रेम की बिटवीन है ना, दोनों के बीच में। तो यहाँ पे आपको क्या कंडीशन निकलेगी, आपकी जो कंडीशन निकलेगी, जयंत, रजत, सुरेश, प्रेम एंड किशोर, है ना। तो आपका ये वाली कंडीशन निकलेगी, है ना। तो यहाँ पे ये वाला तो नहीं निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रखा है कि ये इसकी सुरेश इन दोनों के बीच में है ना, तो यहाँ पे ये होगा। तो यहाँ पे आपका क्या पूछा गया है क्वेश्चन में,
हु वॉज स्टैंडिंग एट एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो, सबसे लास्ट में कौन खड़ा है, तो लास्ट में कौन, लेफ्ट में कौन दिख रहा है आपको, जयन दिख रहा है ना, सो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, टू एक्सप्रेस ट्रेन ए एंड बी साइमल्टेनियसली स्टार्ट ऑन टू ट्रैक फ्रॉम वाराणसी टू दिल्ली, दो ट्रेन है स्टार्ट हो रही है वाराणसी टू दिल्ली तक जा रहे हैं एंड दोनों ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है, दोनों वो डिस्टेंस है दैट इज द 390 किलोमीटर अपार्ट। ओके, द रेशियो ऑफ द स्पीड एक्सप्रेस ए एंड बी इज 6:7, जो ए एंड बी का जो रेशियो है वो 6:7 है, इतनी स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, ए की स्पीड है 6 एंड बी की स्पीड है आपकी 7। आफ्टर हाउ मैनी किलोमीटर वुड एक्सप्रेस बी एक्सचेंज स्पीड विद ए, फिर कुछ किलोमीटर कुछ टाइम के बाद बी है वो ए की स्पीड ले लिया एंड ए ने बी की स्पीड ले ली, मीन्स पहले बी की स्पीड क्या थी 7 थी, अब बी की स्पीड क्या हो गई 6 हो गई। ओके, now so that both train reach their destination simultaneously। okay, तो यहाँ पे दोनों ट्रेन अपनी डेस्टिनी पे मिल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको लाइक डिस्टेंस पूछा गया है ना, तो यहाँ पे नॉर्मल फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, 390 किलोमीटर अपार्ट है दोनों, स्पीड का फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो यहाँ पे दोनों ने स्पीड ट्रैवल की 390। ओके, तो यहाँ पे देखो ए ने कुछ टाइम के लिए टी तक ट्रैवल किया एंड बी ने कुछ टाइम के लिए टी ट्रैवल किया। ओके, इन दोनों की स्पीड थी 6/7, फिर कुछ टाइम बाद इन्होंने दोनों की स्पीड चेंज कर ली, दोनों की स्पीड देखो दोनों ने 390 किलोमीटर स्पीड 390 किलोमीटर तक डिस्टेंस ट्रेवल किए, दोनों का जो पहुंचने का जो टाइम है वो फिक्स था। अब देखो दोनों सेम पहुंच रही, इसका मीन्स क्या हुआ, पहले स्पीड अलग अलग थी फिर वापस चेंज कर ली, है ना। तो ऑल ओवर आपको यहाँ पे देखना है, क्या देखना है कि पहले आपको क्या करना होगा, ए की स्पीड क्या थी, पहले ए की स्पीड थी 6/7। ओके, फिर बाद में ए की स्पीड होगी 7/6, ऐसे करेंगे स्पीड चेंज करेंगे तभी तो वो दोनों का जो दोनों का पहुँचेंगे वो सेम टाइम पे सेम स्पीड पे पहुँच जाएंगे ना। तो यहाँ पे आपको एक की निकाल लेते हैं, बी की डिस्टेंस निकालते हैं। ओके, तो बी ने एक बार डिस्टेंस किया 7 की स्पीड से, दूसरी बार स्पीड ट्रैवल किया 6 की स्पीड पे, है ना। तो यहाँ पे एक्स निकालना है 390 3x, फिर यहाँ पे x की वैल्यू निकल के आएगी 30 किलोमीटर के इतने टाइम में। फिर आपका जब इट मीन्स फर्स्ट इंटरवल क्या हुआ, 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 30 इंटू 7 इज इक्वल टू 210 किलोमीटर। सो ऑप्शन नंबर बी होगा, सी होगा आपका करेक्ट। ओके, 210 किलोमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, किशोर एज मच यंगर टू नीलेश, किशोर है वो यंगर है, किशोर इज मच यंगर टू नीलेश। ओके, तो यहाँ पे एंड फिर किशोर इज एज ही ऑर्डर टू मनीष, उतना ही यंगर इससे मनीष से क्या है, तो यहाँ पे मीन्स क्वेश्चन में जाओ, यहाँ पे देखिए एज मच एंड एज ही, है ना। तो जितना किशोर नीलेश से बड़ा है ना, सॉरी नीलेश से छोटा है ना, उतना ही किशोर आप मनीष से क्या है बड़ा है ना। तो मीन्स दोनों की लाइक जितना छोटा है उतना ही बड़ा है, तो एक्स एंड एक्स मानेंगे। ओके, इतना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंड आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ द सम ऑफ द एज नीलेश एंड मनीष इज 48, दोनों का अगर सम करेंगे तो 48 आएगा। तो यहाँ पे आपको किशोर की एज पूछी गई है। ओके, जितना तो यहाँ पे के इज इक्वल टू n माइनस एक्स, के इज क्या है किशोर, एन इज इक्वल टू नीलेश की जो एज है उससे कुछ एज माइनस कर दो, है ना, एन उतनी ही एज उससे प्लस कर दो। फिर हम यहाँ पे एक्स कट जाएगा, यहाँ एन प्लस एम आपका आएगा 48 है, तो 48 की वैल्यू पुट करेंगे, फिर इसको अपॉन 2 करेंगे, तो 48/2 आएगा आपका 24। ओके, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा, कैलाश की जो एज है वो, किशोर की जो एज है वो आपकी निकल के आएगी 24 ईयर। तो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अ वॉच रीड 4 आवर 30 मिनट। ओके, इफ मिनट हैंड पॉइंटेड टू ईस्ट, जो मिनट वाला जो हैंड है वो ईस्ट की डायरेक्शन में, इन विच डायरेक्शन विल बी आर हैंड पॉइंट। तो यहाँ पे आर की जो हैंड पॉइंट है वो कौन सी डायरेक्शन में, तो देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि
आपको एक डायरेक्शन बता दी, जो मिनट वाला जो हैंड पॉइंट है वो ईस्ट की डायरेक्शन में, ओके। तो ईस्ट डायरेक्शन में 30 मिनट मीन्स आपका यहाँ 6 पे आएगा, है ना, छोटा वाला मिनट का वो हैंड पॉइंट। एंड इसका सामने वो 12 का है, तो वो वेस्ट डायरेक्शन हो गई, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया ना। तो यहाँ पे आपको इस वॉच को थोड़ा सा टेढ़ा कर दो ना, यहाँ पे जो डायरेक्शन की वजह से, ओके। तो आपको क्या पूछा गया है, इन विच डायरेक्शन विल द आर हैंड पॉइंट। तो जो आर वाला जो हैंड पॉइंट है वो कौन सी डायरेक्शन में, देखो नॉर्थ तो ये रहा एंड ईस्ट तो ये रहा, नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में है ना आर का पॉइंट। तो ऑल ओवर ये किसके बीच में, नॉर्थ एंड ईस्ट। तो आपका जो आंसर आएगा नॉर्थ ईस्ट, है ना। सो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट। Now, question number 6. The probability that MSc student will join university A is 2/5. जो probability है एक MSc के स्टूडेंट ज्वाइन करने की एक यूनिवर्सिटी में 5 में से 2 स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है ना। Now, that he will join university B is 1 to 3. 3 में से 1 ने ज्वाइन की B यूनिवर्सिटी। The probability that will join either A and B is, तो यहाँ पे आपको A और B है ना, तो यहाँ पे इस फॉर्मूला यूज़ करना है। जो प्रोबेबिलिटी है ए और बी और लगा रखा है, तो यहाँ पे आपको जो फॉर्मूला पुट करेंगे ए प्लस बी एंड माइनस ए एंड बी। अब ए एंड बी मीन्स आपका यहाँ पे जो दोनों इवेंट है, अब ऐसा तो है नहीं कि दोनों में से किसी एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, साथ में तो लेंगे नहीं, है ना। तो यहाँ पे ए एंड बी क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पे यहाँ पे आपको वैल्यूज पुट करनी है। पी ए की वैल्यू क्या है, 2/5 है, 2/5 पुट कर ली। बी की वैल्यू क्या है, 1/3, 1/3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 11/15। सो ऑप्शन नंबर होगा सी करेक्ट। Now question number 7. If mode of series exceed in mean by 12, that mode exceed in the medium by. तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा मोड का जो फॉर्मूला है दैट इज द 3 मीडियम माइनस 2 मीन, ओके। तो यहाँ पे मोड क्या है, ये मोड क्या है, मोड निकालना है एक्सिड देन मीडियम। तो मीडियम प्लस एक्स निकालना चाहिए, यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। यहाँ पे एक मोड क्या दे रखा है, यहाँ पे मोड इज सीरीज इज मीन बाय 12 मीन्स प्लस 12 बड़ा है, ओके। तो यहाँ पे अगर मीन निकालेंगे तो मोड माइनस 12, इस वैल्यू को एज इट इज फॉर्मूले के अंदर ये दे रखा है फॉर्मूला, इस वैल्यू को इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है ना। तो 3 मीडियन माइनस 2 ये वैल्यू को पुट करेंगे। जब हम वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें निकल के आएगी एक्स की वैल्यू 8, ओके। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा बी करेक्ट। Now question number 8. If you have prepared 1 liter of 1.0 mm millimolar sodium chloride solution, how much sodium chloride you dissolve in water? तो कितना सोडियम क्लोराइड आप डिजोल्व करोगे वाटर के अंदर। देखो 1 m, अगर हमने 1 m NaCl लिया, ओके, तो उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है NaCl का 5.844, ओके, डिजोल्व इन इट 1 लीटर ऑफ वाटर, ओके। नाउ तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया, 1 mm NaCl। तो 1 mm लिखा रखा है मीन्स हमें 1000 से डिवाइड करेंगे, ओके। 58.44 अपॉन 1000 ग्राम ऑफ NaCl। अब देखो ग्राम दे रखा है, ग्राम को हमें क्या करना है, वेट ग्राम को हमें क्या करना है, मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है ना। तो यहाँ पे आपका आएगा 58.44 मिलीग्राम, ओके। सो ऑप्शन नंबर आपका आंसर आएगा सी करेक्ट, है ना। Now question number 9. The Nobel Prize awarded to an Indian origin scientist was discovered of. तो यहाँ पे आपको इंडियन नोबेल प्राइज़ कब मिला, इंडियन को नोबेल प्राइज़ कब मिला था ना। तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा राइबोसोम स्ट्रक्चर, ओके। तो राइबोसोम स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको जो 2009 के अंदर जो रामाकृष्णन साइंटिस्ट थे उनको ये नोबेल प्राइज़ मिला था, ओके। तो यहाँ पे 2019 में मिला था, 2017 की बात, ये 2017 का पेपर, ओके। तो 2017 की पहले इंडियन साइंटिस्ट कौन था, 2019 के अंदर मिला था इंडियन साइंटिस्ट, वो भी राइबोसोम स्ट्रक्चर एंड उसकी फंक्शन ऑफ राइबोसोम की बेसिस पे, है ना, उसकी इन्होंने डिस्कवर किया। तो यहाँ पे उनको नोबेल प्राइज़ मिला। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा सेकेंड करेक्ट, ओके। स्टार्ट हो गई आपकी लाइफ साइंस, है ना, लाइफ साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 10. द टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स सच एज पाइन, फॉर, स्पियोल, कैडर दैट अकर वाइडली इन दी हिली रीजन ऑफ इंडियन बिलोंग टू। तो ये सब के सब किस में बिलोंग करते हैं, टू द जिम्नोस्पर्म्स। ऑप्शन नंबर आपका होगा डी करेक्ट। जिम्नोस्पर्म का मीन्स क्या होता है, नेक्स्ट सीट, है ना।
नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज प्लांट प्रोडक्टिविटी। अब इनमें से प्लांट की प्रोडक्टिविटी कौन इंक्रीज नहीं कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए, एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशंस क्या करता है? ये क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता है प्लांट के अंदर, है ना। एंड ये सॉयल बैक्टीरियम है, नेगेटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ध्यान रखना। तो ये क्या कर रहा है? प्लांट को डिजीज कॉज करा रहा है ना। माइकोराइजा क्या है? माइकोराइजा एक फंजाई है, ओके, एंड दे अलाउ द प्लांट टू ड्रो मोर न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो ऑल ओवर ये क्या कर रहा है? प्लांट की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है ना। क्या कर रहा है कि प्लांट को न्यूट्रिएंट एंड वाटर सॉइल से लेने के लिए हेल्प कर रहा है, ओके। नाउ थर्ड इज द राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है? वो नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ओके। तो ऑल ओवर यहाँ पे आपको प्लांट की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। तो माइक्रोराइजा भी कर रहा है, राइजोबियम कर रहा है। फिर आता है थर्ड इज द ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा इज द फंजाई, और ये एक बायो फंजीसाइड की जैसे एक्ट करेगा, मीन्स जितने भी फंगल पैथोजन है वो उसको सप्रेस करेगा ना। तो ऑल ओवर ये क्या कर रहा है? डिजीज से बचा रहा है ना। तो ये भी प्लांट की प्रोडक्टिविटी को इनडायरेक्ट वे में इंक्रीज ही कर रहा है। तो यहाँ पे नुकसान कौन पहुंचा रहा है? नुकसान आपका पहुंचा रहा है एग्रोबैक्टीरियम। ये क्या कर रहा है? डिजीज कॉज कर रहा है। अब डिजीज कोई बीमार होगा, प्लांट में उसको डिजीज कॉज कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है उसकी प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी है वो लॉस हो रही है ना। तो आपका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। Now, question number 12. Which of the following metal atom is centrally located in chlorophyll pigment? तो क्लोरोफिल का सबसे पहले आपको डायग्राम आना चाहिए ना। तो क्लोरोफिल में ये देखो क्या होता है ना, कि इसके अंदर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल कंसिस्ट ऑफ द क्लोरीन रिंग। ये क्या है? क्लोरीन रिंग है। उसके अंदर 4 नाइट्रोजन है, 1 2 3 एंड 4 दिख रहा है नाइट्रोजन, है ना। यहाँ पे एंड यहाँ पे एंड यहाँ पे, एंड बीच में सेंटर में क्या दिख रहा है आपको? मैग्नीशियम एटम दिख रहा है ना। मैग्नीशियम एटम दिख रहा है यहाँ पे बीच में। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये तो पूछा गया है, देखो क्वेश्चन में क्या है? द मेटल एटम इज सेंट्रली लोकेटेड। सेंट्रल में कौन सा मेटल लोकेटेड है? तो आपका है वो मैग्नीशियम, ओके। सो ऑप्शन नंबर होगा डी करेक्ट, ओके। एंड यहाँ पे उसकी एक हाइड्रोकार्बन टेल भी होती है ना। तो ये डायग्राम क्लोरोफिल पिगमेंट का तो अच्छे से लर्न कर लेना। Now, question number 13. Typical characteristic of sclerenchyma is, तो जो sclerenchyma होता है is the plant tissue provide the mechanical stiffness and the strength, okay। तो ये strength provide कराता है plant को, and the fiber and sclera are two main type of sclerenchyma cell। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि इसकी जो secondary जो cell layer है वो cellulose and hemicellulose and lignin की बनी होती है, ध्यान रखना। इस वजह से इसकी जो ये जो थिकनेस होती है तो पूरी होती है। ऐसा तो है नहीं कि आधी आधी जगह पे कॉर्नर में या फिर आधी जगह ही यहाँ पे सेलुलोज डिपोजिट हो, पूरी की पूरी यहाँ पे सेलुलोज का डिपोजिशन होता है ना, आधा अधूरा नहीं होता। तो ऑल ओवर आपका जो आंसर होगा सेकेंडरी सेल वॉल इज थिकन इन ऑल साइड, ओके। सो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14. व्हेन यू बॉयल एन एग, आप कोई अंडा है, उस अंडे को एग्स को क्या कर रहे हो? बॉयल कर रहे हो। द एल्बुमिन इज कन्वर्ट इनटू अ वाइट सॉलिड मास। तो उसकी जो पार्ट होता है वो जैसे गर्म करते हो तो वाइट पार्ट सॉलिड मास दिखने स्टार्ट हो जाएगा। दिस फिनोमिना इज, तो यहाँ पे क्या हुआ? एल्बुमिन क्या है? प्रोटीन है। अब प्रोटीन को गर्म करोगे तो ऑब्वियसली बात है वो डीनेचर होगा, है ना। तो इस फिनोमिना में क्या हो रहा है? ये डीनेचुरेशन हो रहा है। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा सी करेक्ट, दैट इज द डीनेचुरेशन, ओके। Now, question number 15. DNA of a bacterium is not cleaved by an on restriction enzyme. जो बैक्टीरिया का जो डीएनए वो खुद के ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू क्लीव नहीं होता है, बिकॉज द रिकॉग्नाइज सीक्वेंस आर, जो उसकी जो रिकॉग्नाइज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जो मीन्स वो रिकॉग्नाइज करेगा जो सीक्वेंस है डीएनए की, है ना, रिकॉग्नाइज सीक्वेंस, वो क्या होती है? वो मिथाइलेटेड होती है। इस वजह से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसको क्लीव नहीं करता है, ओके। तो यहाँ पे अपने डीएनए को प्रोटेक्ट कर लेना है ना। तो ये आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एंड ये क्वेश्चन बहुत एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है ना, तो इसको मीन्स ध्यान रखना। Now, question number 16. A total of how many histone molecule are found in complete typical nucleosome in eukaryotic chromatin? Okay, तो यहाँ क्वेश्चंस घूम फिरा के अगेन न्यूक्लियोसोम पे आ जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। कभी क्या पूछते हैं तो कभी पूछते हैं कि न्यूक्लियोसोम में कितनी डीएनए का बेस पेयर होता है ना, वो 140। तो यहाँ पे पहले एक चीज़ ध्यान रखो कि जो न्यूक्लियोसोम है ना, अब आपको जो हिस्टोन है ना, हिस्टोन आपको पता है कि आप बेसिक अमीनो एसिड का बना होता है। आर्जिनिन एंड लाइसिन 2 बेसिक अमीनो एसिड होते हैं, जैसे हिस्टोन बेसिक इन नेचर होता है ना। हिस्टोन की जीन फैमिली बहुत सारी होती है, लाइक H1, देखो H1
यहाँ पे लेना। ओके, H1, H2O, H2A, H2B, H3 एंड H5। टोटल कितनी जीन फैमिली है? 5 जीन फैमिली है, 1 2 3 4 एंड 5। ओके ना, उसके अंदर से क्या होता है कि जब हम न्यूक्लियोसोम की बात करते हैं तो न्यूक्लियोसोम के अंदर H1 यूज नहीं आता है, ओनली क्या आता है कि 4 हिस्टोन, वो भी इसकी 2 यूनिट, मीन्स 2 पेयर में, मीन्स 2 एस का 2 मॉलिक्यूल्स का भी 2 एंड इसका भी 2 यूनिट, इसकी भी 2 यूनिट। टोटल कितनी यूनिट होगी? टोटल आपकी होगी 8 यूनिट। ओके, तो H2A, तो यहाँ पे इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, लाइक ये आपकी हिस्टोन है, इसकी ये यूनिट है H2A, H2B एंड H3 एंड H4। ओके, एंड इसकी जस्ट पीछे भी एक यूनिट होती है, मीन्स 2 यूनिट हो गई इन सब की। एंड यहाँ पे DNA 147 बेस पे का DNA इसके अराउंड वेप्ट होता है ना, एंड इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियोसोम। ओके, तो ये ध्यान रखना। तो ऑल ओवर यहाँ पे क्या पूछा गया है? यहाँ पे पूछा हाउ मेनी हिस्टोन मॉलिक्यूल, तो आपका 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल न्यूक्लियोसोम के अंदर यूज होता है। अगर यहाँ पे क्रोमेटोसोम पूछते तो क्रोमेटोसोम क्या होता है? कुछ नहीं है, एक हिस्टोन ये रहा, एक न्यूक्लियोसोम ये रहा, ये बीच में H1 लिंक होता है। ओके, एंड दूसरा हिस्टोन ये रहा। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं क्रोमेटोसोम। ओके, तो यहाँ पे आप ये चीज़ अच्छे से लर्न कर लेना ना। तो आपका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 8। Now question number 17, RNA undergoes hydrolysis in alkali chiefly due to, तो जो RNA है ना, RNA हाइड्रोलाइज मीन्स इसमें क्या करेंगे कि जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है इन द सुगर फॉस्फेट बैकबोन, उसको हम ब्रेक कर रहे हैं। ओके, मीन्स हम ऑल ओवर क्या कर रहे हैं कि RNA को ब्रेक कर रहे हैं, दैट इज द RNA हाइड्रोलाइज। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो बेस पे राइबोस सुगर ऑफ RNA हैज अ हाइड्रोलाइड ग्रुप एट अ 2 पोजिशन है ना। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा ड्यू टू 2 हाइड्रोक्सिल इन राइबोस सुगर, सो ऑप्शन नंबर होगा आपका सी करेक्ट। ये क्वेश्चन भी अगेन सेम पूछा गया है बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज रिलेटेड टू माइटोसिस सो डीकंडेंसेस स्टेज ऑफ। यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, क्या दे रखा है? माइटोसिस है ना। तो यहाँ पे देखो माइटोसिस स्टेज होती है, एक तो होती है अपनी डिवीजन स्टेज, एक जो बाकी की जो स्टेज होती है लाइक G1, S एंड G2, ये होती है आपकी इंटरफेस। तो यहाँ पे आपको माइटोसिस स्टेज के बारे में पूछा गया ना, तो इंटरफेस तो होगा ही नहीं आंसर, ऐसे ही एलिमिनेट कर दो। फिर आपका क्या होता है ना कि लाइक जब क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होना होता है, क्रोमोसोम का डिवीजन होना होता है, तो सबसे पहले स्टेज आती है आपकी प्रोफेज। प्रोफेज के अंदर डीकंडेंस क्रोमोसोम होता है, वो कंडेंस होना स्टार्ट होता है, बट यहाँ पे प्रोफेज दे नहीं रखा है ना। मेटाफेज में फुल्ली कंडेंस हो जाता है, एनाफेज में फुल्ली कंडेंस रहता है, अभी तो सेपरेशन होता है। फिर टीलोफेज के अंदर स्टार्टिंग में तो कंडेंस रहता है, बट जो एंड टीलोफेज स्टेज होती है उसके अंदर डी कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है ना। तो ऑल ओवर आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो डी होगा लेट टीलोफेज, तो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ स्पाइडर फाइबर। तो स्पाइडर फाइबर है आपका फाइब्रिन, तो ऑप्शन नंबर बी ए है आपका करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंसेस्टर ऑफ कॉर्डेट। ये भी क्वेश्चन रिपीटेटिव है, इकाइनोडर्म्स, ऑप्शन नंबर ए होगा आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ अर्ली डेवलपमेंट स्टेज इन फ्रॉग। देखो सबसे पहले क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, तो क्या बनता है? जाइगोट। अब जाइगोट बन गया है, जाइगोट का क्या होगा? क्लीवेज होगा है ना। जब जाइगोट क्लीवेज होता है तो क्या बनाते हैं? एक 8 सेल स्टेज बनाता है ना, ब्लास्टुला बनाता है। फिर ब्लास्टुला फिर अगेन डिवीजन होगी, गैस्टुला बनाएगा। फिर गैस्टुला के बाद आपका लाइक कौन सा ऑर्गन क्या बनाना है ना, वो सारी ऑर्गेनोजेनेसिस प्रोसेस होगी। तो पहली प्रोसेस में क्या होगा? आप ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, क्या दे रखा? ब्लास्टुला देन क्लीवेज। अब देखो ब्लास्टुला पहले कैसे आ गया? पहले क्लीवेज होगा तभी तो ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होगा ना, तो ये आंसर आपका इनकरेक्ट हो गया। सेकंड में देख तो क्लीवेज है ना, ठीक है। फिर गैस्टुला फिर न्यूरुलेशन मीन्स न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन होना, फिर ऑर्गेनोजेनेसिस, हाँ ये करेक्ट है ना, तो ये देख सही है। फिर सी में क्या रहेगा? टैडपोल। अब पहले से ही फ्रॉग आ गया है ना, टैडपोल मीन्स फ्रॉग का जो मीन्स बच्चा होता है ना उसको टैडपोल। ओके, तो अब टैडपोल आ गया, फिर एम्ब्रियो आ गया, फिर न्यूरो आ गया, फिगर। तो पहले टैडपोल कैसे आ गया? तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। डी में देखो न्यूरुलेशन, गैस्ट्रुलेशन, फिर ऑर्गेनिजम, फिर क्लीवेज तो सबसे लास्ट में, ऐसे कैसे हो सकता है? क्लीवेज तो सबसे पहले आता है ना, तो ये होगा नहीं। तो आपका यहाँ पे जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी है ना, ये परफेक्ट दिख रहा है। पहले क्लीवेज होगा, फिर ब्लास्टुला होगा, फिर गैस्ट्रुला होगा ना, ब्लास्टुला दे नहीं रखा कोई बात नहीं, फिर गैस्ट्रुला होगा, फिर न्यूरुलेशन होगा, फिर ऑर्गेनोजेनेसिस। सो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट।
ना क्वेश्चन नंबर 23 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अ पर्सन द पर्सन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप विल बी मोस्ट कंपेटेबल टू एक्सेप्ट ए बी ब्लड ग्रुप। ओके, इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप है जो ए बी ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट करेगा, है ना। आप देखो जो ओ ब्लड ग्रुप क्या करता है, ओ ब्लड ग्रुप तो सबको देता है ना, यूनिवर्सल डोनर है, तभी तो उसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, क्योंकि ये सबको देता है। लाइक ए को दिया, बी को दिया, ए बी को दिया एंड ओ को दिया, ये सबको ब्लड ग्रुप देता है ना। इसलिए हम बोलते हैं ये क्या है, यूनिवर्सल डोनर। बट लेगा किससे, ओनली ओ से ही लेगा, है ना, किसी से नहीं लेगा, ओनली ओ से लेगा। बट जो ए बी होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है ना, सबसे लेने का ही काम करता है, देता किसी को नहीं, कि देगा किसको, ओनली ए बी को देगा, बाकी ये किसी को नहीं देगा। तो यहाँ पे ये तो पूछा गया है ए बी से कौन लेगा, तो ए बी से हम लेगा ए सी, है ना, ए बी लेगा। अगर अब आप सोचो अगर ओ लेता है, अगर ओ ब्लड ग्रुप लेता है, क्योंकि उसके पास ना ए है ना बी एंटीजन है, तो ये तो मर जाएगा, डाई हो जाएगा। अगर ए ब्लड ग्रुप लेगा तो उसके पास बी तो आ रहा है, तो ये भी डाई हो जाएगा। तो ऑल ओवर आपका जो ओ भी नहीं लेगा, बी भी ए भी नहीं लेगा एंड बी भी नहीं लेगा, आपका कौन लेगा यहाँ पे, ए बी सी ए बी ही ब्लड ग्रुप लेता है, क्योंकि इन दोनों के पास दोनों एंटीजन प्रेजेंट है। तो आपका जो आंसर है ए बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, now question number 24 communication between two neuron at a chemical synapse evolve। तो यहाँ पे क्या है कि दो न्यूरॉन के बीच में, है ना, यहाँ पे यहाँ पे क्या होता है, केमिकल आता है ना, न्यूरोट्रांसमीटर। अब जो न्यूरोट्रांसमीटर है तो यहाँ पे क्या होगा, केमिकल आया, तो यहाँ पे ये न्यूरोट्रांसमीटर आया, फिर यहाँ पे केमिकल प्रोसेस होगा, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक होगा एंड वो भी फिर आपका जो भी कैल्शियम आयन है वो चैनल ओपन होगा, सोडियम यहाँ तो ऑलरेडी हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा, लार्जली एंड इलेक्ट्रिकल प्रोसेस फॉलो बाय केमिकल प्रोसेस। ओके, तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेना, है ना, तो कि एक्सक्लूसिवली केमिकल प्रोसेस भी हो सकता है एंड डी भी हो सकता है, तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग डी होगा आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 25 ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। कैल्शियम सल्फेट इज कॉमनली कॉल्ड। तो जो कैल्शियम सल्फेट है, तो कैल्शियम इज कॉमनली इज डिहाइड्रेट फॉर्म। अगर ये डिहाइड्रेट फॉर्म हुआ तो ये गिब्सन का फॉर्मेशन करेगा। ओके, अगर उसको अगेन हीट करेंगे, गिब्सन को इज हीटेड अबाउट द 120 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इट्स लॉस 3 क्वार्ट ऑफ वाटर। तो कुछ वाटर रिलीज हो जाएगा, है ना, मीन्स हाफ वाटर प्रेजेंट होगा, मीन्स 1/3 तो रिलीज हो गया। तो यहाँ पे जो बन के आएगा वो आएगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, CaSO4 डॉट हाफ H2O। तो यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट ये रहा फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस का। सो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका, सॉरी ए होगा आपका करेक्ट। ओके, ना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पता है पहले भी मीन्स लास्ट ईयर एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया है। कुछ नहीं है, सिंपल सी कोई जो फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में इसलिए करा रही हूँ क्योंकि वापस वो इस टाइम पैटर्न में वापस पूछे जाते हैं, है ना, या तो थोड़ा बहुत घुमा लेते हैं, बाकी उसका जो घुमा फिरा के मीन्स वो टॉपिक तो वही रहता है। तो यही चीज़ होती है कि क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो तो टॉपिक भी साथ साथ में सॉल्व करते जाओ, है ना, पढ़ते जाओ। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 26 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनिसॉल। तो यहाँ पे जो एनिसॉल है इसका फॉर्मूला होता है CH3O C6H5। कुछ नहीं है, ये बेंजीन की रिंग है ना, एंड उसके बाद O and CH3। तो आपका कहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए के अंदर। सो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका करेक्ट। ना क्वेश्चन नंबर 27 द स्ट्रक्चर ऑफ PCl5 इज। ना अभी आप BSc फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा PCl5 केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा। द स्ट्रक्चर ऑफ PCl, तो यहाँ पे अगर Cl3 का पूछा जाता तो आपका जो आंसर होता पिरामिडल शेप, है ना, बट यहाँ पे PCl5 पूछा गया है तो यहाँ रखना ट्राइगोनल बाय पिरामिडल इन स्ट्रक्चर। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा डी करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 28 फेडरल क्राफ्ट alkylation of benzene with CH3Cl will produce। तो यहाँ पे क्या है, देखो ये बेंजीन है प्लस CH3Cl एल्काइलेशन किया। ओके, Cl है ना, तो यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आपका टॉल्यूइन यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा, बेंजीन के ऊपर CH3 स्ट्रक्चर होता है उसको हम ये बोलते हैं ना, फिर प्लस HCl। देखो ये यहाँ पे गया, इसका जो H था वो रिलीज हुआ, H के साथ यहाँ पे रिएक्शन करा तो HCl बाहर निकला। ये बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, बहुत सिंपल सा, है ना, तो यहाँ पे आपका आएगा ए करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 29 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, तो जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में क्या आंसर करेक्ट है। फर्स्ट है एप्लीकेंस टू द कनेक्ट इन पैरेलल, है ना, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। इच एप्लीकेंस हैज अ सेपरेट स्विच ऑन एंड ऑफ का द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। ओके,
Now, each circuit different impedance can be connected across the live wire and neutral wire, and fuse connected to avoid damage. Color red to be live wire is the positive, red is the positive, okay, and जो neutral है is the negative. तो एंड वो कैसा ब्लैक, तो यहाँ पे न्यूट्रल वायर रेड दे रखा है ना, ब्लैक होगा, तो ये तो होगा नहीं, तो यहाँ पे आपका जो आंसर है फ्यूज इज कनेक्टेड टू पैरेलल्स, ऑप्शन नंबर ए होगा आपका करेक्ट. नाउ ये क्वेश्चन फिजिक्स का था. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 30. If the length of wire is double and its area of cross section is increased to half, then the resistance will be. अगेन ना सिंपल वापस रिपीटेटिव क्वेश्चन, एंड ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. कुछ नहीं है, सिंपल से आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, I इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए. ओके, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो क्या बोल रखा है, एल क्या है, लेंथ क्या है इज डबल, तो 2l लिख दिया. क्रॉस सेक्शन एरिया इज हाफ, तो हाफ कर दिया, ए को हम a अपॉन 2 कर दिया. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 4. देखो यहाँ पे देखो 4 रो कैसे आया, यहाँ पे आपका ये अपॉन एल ए इज इक्वल टू आर दे रखा है. ओके, ये फॉर्मूले के अंदर हमें फिर निकला तो 4r निकला. ओके, मीन्स 4 टाइम्स रेजिस्टेंस, तो इंक्रीज 4 टाइम्स. ऑप्शन नंबर आपका होगा ए करेक्ट. कुछ नहीं है, सिंपल सी वैल्यूज को पुट करना है एंड आंसर आपको निकल जाएगा ना. सो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका करेक्ट. तो इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किए टोटल 30 क्वेश्चंस. मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, उसके अंदर नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. ओके, तो ऐसे करके हम पूरा को पूरा लाइक 2017 पेपर, 2018, 2019, फिर 2016 एंड 15 भी सॉल्व कराते जाएंगे ना, जितने ज़्यादा. मीन्स एग्जाम से पहले पूरी कोशिश है. एंड वही है कि अगर आप लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करके जाते हो तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है ना आप, क्योंकि सिलेबस तो ऑफिशियल साइट पे नहीं है, सिलेबस भी मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है. तो वो सिलेबस आई होप आप एग्जाम पास में है तो आपने सिलेबस अच्छे से देख लिया होगा, है ना. तो सिलेबस के सारे टॉपिक्स अच्छे से देख लो. ओके, एंड लास्ट 5 ईयर के एटलीस्ट पेपर सॉल्व कर लो, जितना हो सके लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करो. एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से डरना नहीं है, कुछ नहीं है, क्वेश्चन रिपीटेटिव होते हैं थोड़े बहुत. तो अगर आपने 4-5 क्वेश्चन भी, अगर मेरी मीन्स मैंने लास्ट ईयर के पेपर बता रही हूँ, अगर 4-5 भी अगर अच्छे से देख लिए ना, तो मीन्स आपको यही होगा कि अगर रिपीटेटिव है तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत ईजी होगा, है ना. तो अगर आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको मीन्स एमएससी एंट्रेंस के बहुत सारे स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे, है ना. तो ऑल ओवर आपको टेलीग्राम ग्रुप बेनिफिट होगा, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है. ओके, एंड इसके अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बताना. अगर आपको कोई भी आंसर में डाउट लगे कि इसका आंसर ये नहीं ये होगा, तो आप मुझे कमेंट में बताना, उसका जो एक्सप्लेनेशन है मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर दे दूँगी. तो सारी चीज़ें यही होती है कि आपको क्या करना होगा, जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको रेगुलर देखना होगा, ताकि क्या होगा कि अगर आपको जो भी डाउट हो उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कवर कर लूँ, है ना. अगर आप रेगुलर वीडियोस नहीं देखोगे तो आपकी डाउट वहीं रह जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर नहीं हो पाएंगे. तो वही चीज़ है कि अगर मुझे लगा डाउट अगर आपको कमेंट में बताने लायक हो तो कमेंट में बता दूंगी, अदरवाइज नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं डिस्कस कर दूंगी. ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन कमेंट करना एंड वीडियो को लाइक करना. ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.